हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन क्या होता है, किसी फिज़िकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं और इक्वेशंस और उसको लिखने का फॉर्मेट, ये सब कुछ हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके यूजेस क्या है, मतलब हमें डायमेंशनल इक्वेशंस का कहाँ यूज़ आता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इनके यूजेस की स्टडी करेंगे। तो पहला चीज़ ये है कि आपके डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ या फिर आपका डायमेंशनल जो चैप्टर है, जो डायमेंशन कॉन्सेप्ट है, उसका जो यूज़ है वो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। मतलब कि इसमें हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे यूनिट का कन्वर्जन का मतलब हो गया, जैसे हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स बताए थे। आपको मैंने एक बताया था MKS सिस्टम, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड था। एक आपका CJ सिस्टम था, जिसमें आपको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था। एक ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं आपके यूनिट के, और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है। दूसरा चीज़ है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे जो फार्मूले, जितने भी फिजिक्स में फार्मूले हैं, तो कोई फार्मूला सही है या नहीं है, उसकी करेक्टनेस को हम लोग यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन में भी चेक करके देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी फार्मूले को सही या गलत बता सकते हैं। ठीक है। तो कंपटीशन में भी हम लोग इन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। कई बार पूछते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए और आपको नहीं पता उसका फार्मूला, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस लगा के आप जो है उस क्वेश्चन के का आंसर बता सकते हो कि हाँ ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला गलत है। तो अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब वो फार्मूला सही है। अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आता है तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा। थर्ड चीज़ है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। किसी भी फार्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। डिराइव इन द सेंस, मतलब सपोज़ आपको कुछ क्वांटिटीज़ दे दी कि कोई चीज़, सपोज आपका कोई टाइम पीरियड है या कोई आपकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, तो आपको कोई फार्मूला बनाना है। सपोज़ हम लोग देते हैं जैसे कि F=ma है, ठीक है, या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फार्मूला बनता कैसे, हमें कैसे पता कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं सकता है। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये कैसे पता लगा कि मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, प्लस एक्सीलरेशन क्यों नहीं होगा, माइनस एक्सीलरेशन क्यों नहीं होगा, डिवाइड में एक्सीलरेशन क्यों नहीं होगा। तो इन सारे चीज़ों का हम लोग आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस डायमेंशन इक्वेशन को यूज़ करके। ओके। सो जो फर्स्ट है हमारा जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर है। सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डायमेंशनल वाले में कि फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है, वो उसका जो इक्वेशन होती है, जो लिखने का जो तरीका होता है जनरल इक्वेशन, वो x=nu होती है। n जो होता है वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4, जो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। और u जो होता है उसकी यूनिट होती है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि फोर्स फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 5 क्या हो गया, वो n हो गया, और न्यूटन क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई, तो NU। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को x=nu फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है। अब जब बात यहाँ कन्वर्जन की आती है, एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही रहेगी, बस उसकी यूनिट अलग अलग। जैसे सपोज जैसे न्यूटन है, न्यूटन जो है वो फोर्स की SI यूनिट है, या ठीक है, तो उस SI यूनिट, अब उसका अगर पूछा जाए कि उसका सिस्टम कौन सा है, MKS सिस्टम क्या है फोर्स का, तो जो फोर्स का MKS सिस्टम होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे F=ma होता है। ठीक है। मास का हो गया kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन का हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका कंप्लीट फॉर्म क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है, ये आपका MKS सिस्टम में लिखा जाएगा। न्यूटन जो है आपका वो SI सिस्टम में, मतलब SI यूनिट है उसकी। ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को, या हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे सिस्टम्स को उसमें हम यूनिट्स को लिखते हैं। तो एक आपका हो गया SI सिस्टम, एक आपका हो गया MK सिस्टम, एक आपका हो गया CJ सिस्टम। ठीक है। एक आपका FPS सिस्टम भी होता है, फुट पाउंड एंड सेकेंड, बट वो हमारे इंडियन सिस्टम में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो फॉरेन सिस्टम में US में ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हम जो बात करेंगे यहाँ पे, हम इस पूरे स्टडी में, पूरी फिजिक्स में, वो हमारा सिर्फ SI यूनिट पे बात होगी, और MKS सिस्टम की बात होगी, और CJ सिस्टम की बात होगी। इसके अलावा और किसी सिस्टम की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। सो ये आपका एक फॉर्मूला था n। तो अगर x=nu होता है जनरल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर एक
यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं N1U1, जो पहले यूनिट थी हमारी, जो यूनिट गिवन है, कन्वर्ट करना है उसको N2U2, मतलब दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मान लो कि फोर्स है, ठीक है, और फोर्स की SI यूनिट हमारी न्यूटन है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है CG सिस्टम में, या उसका हम MK सिस्टम लिखेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करना है CG सिस्टम में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की MKS सिस्टम की यूनिट को उठा के CGS में कन्वर्ट करना, CGS को उठा के MKS में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारा कन्वर्जन आप सिस्टम टू सिस्टम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो U1 है ये यूनिट है। अब यूनिट जो है, मैंने बताया कि किसी भी यूनिट को हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर रेज करके लिखते थे। तो यहाँ पे U1 जैसे यूनिट हो गई, तो उसको हमने लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, MLT फॉर्मेट में था, ठीक है। तो M1 L1 T1 क्योंकि यहाँ पे U1 था इसलिए हमने M1 L1 T1 लिख दिया, उसकी पावर्स हमने A B C लगा दी। ऐसे U2 वाले के लिए जिसमें कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में, उसके लिए भी लिख दिया, मान लो M2 L2 T2, और इसकी पावर भी हमने A B C लगा दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, N1 ये हो गया, U1 की वैल्यू ये है, उसको यहाँ पे लिख दिया हमने, N2 की वैल्यू ये लिख दी, U2 की वैल्यू ये लिखी है, उसको ये लिख दी। फिर यहाँ से हम लोग देखो, आप मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपको गिवन होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास N1 की वैल्यू जो है वो गिवन होगी, तो हमें N2 निकालना होगा। तो यहाँ पे ये लिख दिया फॉर्मेट, अब इसको चेंज करें तो N2 इज इक्वल टू, जब N2 यहीं रहेगा और ये पूरे वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो वही लिख दिया मैंने N1, और ये M1 L1 T1 पावर A B C, इसके नीचे ये पूरी वैल्यू आ गई, तो वो M2 L2 T2 पावर A B C हो गई। तो इस तरह से हम सेकेंड सिस्टम के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल टू अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल टू अर्ग, अब यहाँ पे जैसे हमको पता है कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अब ये जूल किसकी है, मतलब ये SI यूनिट है कि MK सिस्टम में है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करना है कि जो जूल है वो SI यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका MK सिस्टम क्या होगा, तो हर एक, अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की अगर वैल्यू आपकी, अगर उसकी यूनिट जो है SI सिस्टम में होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप MK सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे जूल है, तो जूल जैसे मान लो कि किसी एनर्जी में, एनर्जी की भी यूनिट होती है, और आपका जैसे वर्क डन होता है, वर्क है ना, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्क की यूनिट भी जूल होती है, तो हम वर्क का एग्जांपल ले लेते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फोर्स को भी फर्दर ब्रेक करेंगे आगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को भी लिख देंगे MAD हो गया, ठीक है, मास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, मास की SI यूनिट क्या होती है, kg हो गई, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर होती है। अब इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके क्या हो जाएगा, ये kg, और ये मीटर ये हो गया, मीटर ये तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड का स्क्वायर लगा तो सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो जो मीटर पे स्क्वायर लगा हुआ है वो +2 है, और जो सेकेंड पे स्क्वायर लगा है -2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो -2 लगा है। तो ये आपका जो हो गया, जो ये चीज़ हमने निकाला है ना, यही आपका होता है MKS सिस्टम हो गया। तो ये जूल क्या था, ये आपका SI यूनिट थी, ये आपकी SI यूनिट थी किसकी, वर्क की, या किसी भी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दुनिया में जो भी एनर्जी है उन सब की यूनिट, SI यूनिट जो है वो जूल होती है। तो SI यूनिट में तो हमको SI यूनिट में तो उसको रखना नहीं था, क्योंकि हम SI यूनिट में रख के उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को, तो हमने क्या कर दिया, उसको हमने MKS फॉर्मेट में लिख लिया। अब MKS फॉर्मेट हमने निकाल दिया कि जूल का जो MKS फॉर्मेट होता है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम ईजिली जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं या कर लेंगे। अच्छा, आप देखते हैं, तो ये हो गया जूल का MKS फॉर्मेट। हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में, ERGS, अर्ग्स में कन्वर्ट। अर्ग क्या होती है, अर्ग जो है वो CGS सिस्टम है,
ये आपको सी सिस्टम में हो गया। ठीक है, ये हमारा MKS है। तो MKS सिस्टम हमको दे रखा है 1 जूल, हमको कन्वर्ट करना है अर्ग में, मतलब हमको CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें MKS सिस्टम को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जैसे हमारे पास हो गया, अब यहाँ पे हम देखो 2 ब्लॉक बना रखे, एक इस साइड लिखा हुआ है, एक इस साइड लिखा हुआ है। तो आपको भी याद होगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स किए थे, N1 U1 N2 U2 किए थे ना। तो N1 U1 वाला पार्ट किसके लिए हो जाएगा, जिसको कन्वर्ट करना है वो N1 U1 का पार्ट है। N2 U2 वाला पार्ट किसका हो जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब वो अर्ग का पार्ट है। क्लियर है। तो 1 जूल लिखा है, अब देखो N1 U1 1 जूल, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, और U1 मतलब क्या हो गया जूल। ठीक है, तो U मतलब यूनिट होती है, तो जूल हो गया। तो जूल का MKS फॉर्मेट क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमने U1 को कैसे लिखा है, M1 L1 T1। अब देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या है 1 kg, देखो यहाँ पे 1 ही मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे वो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जूल में अगर आपको कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का वैल्यू 1 ही तो है, 1 kg है, 1 मीटर है, 1 सेकंड है। ठीक है, इसलिए हमने मास क्या है 1 kg। ठीक है, अच्छा फिर लेंथ क्या है हमारे पास 1 मीटर है। ठीक है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। मीटर 1 मीटर मतलब ये मीटर दे रखा है ना यहाँ पे। तो लेंथ L1 की वैल्यू क्या मीटर हो गई। टाइम क्या है 1 सेकेंड, सेकेंड हो गया। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 में दिया। अगर यहाँ पे 5 जूल होता तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 5 हो जाती, बाकी वैल्यूज़ 1 1 ही होती, बस खाली N1 की वैल्यू 5 हो जाती। ठीक है, यहाँ 10 होता तो N1 की वैल्यू 10 होती, बाकी ये वैल्यू 1 1 ही रहती। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने, अभी देखो कि यहाँ पे जो हमने MLT फॉर्मेट लिया है, देखो उसी फॉर्मेट में हमारा M के सिस्टम भी आया है। kg M मास होता है, L लेंथ मीटर देखो है, T टाइम सेकंड है देखो। तो MLT फॉर्मेट में M के सिस्टम भी आया है। इसीलिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में, कि जो MLT फॉर्मेट होता है ये बहुत 3 मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जो हमारी डायमेंशन में यूज़ होती हैं, इसलिए आपको MLT फॉर्मेट में ही डायमेंशनल जो भी इक्वेशंस या फॉर्मूले होते हैं उनको लिखना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं अर्ग में। अर्ग क्या मैं बताया था कि अर्ग जो होती है, जो अर्ग है आपकी वो क्या है CGS सिस्टम की यूनिट है। तो CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। अब आपको यहाँ से मतलब नहीं, अब आपको यहीं से आपको हो जाएगा। टू अर्ग में करना है। अब अर्ग में अगर हम ऐसा देखें तो अर्ग के लिए हमारे पास ये है U2, याद है ना U2 था। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ है नहीं पता। U2 मतलब यूनिट 2 जो है हमारे पास, हाँ वो अर्ग है। ठीक है, तो U2 के लिए हमने क्या लिखा है M2 L2 T2 लिखा है। ठीक, ओके, सो M2 L2 T2 लिख दिया हमने। ओके, फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे M1 का था kg था। ठीक है, वो तो MKS में हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा किस में हो गया MKS में हो गया। ये पूरा पार्ट किस में रहेगा CGS में रहेगा, तभी तो कन्वर्जन होगा एक दूसरे में। ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्जन होगा एक दूसरे में। तो kg हमारा MKS में, तो CGS में क्या हो जाएगा ग्राम, तो ग्राम हो गया। यहाँ पे मीटर था MKS में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, देखो L2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे सेकंड। तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो चाहे वो MKS हो, चाहे वो CGS हो, चाहे वो फुट पाउंड सेकंड FPS फॉर्मेट हो, हर जगह वो सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो आपका जो चेंजिंग होगी वो सिर्फ मास और लेंथ में रहेगा। ओके, N2 की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको नहीं पता है, तो N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि हमें नहीं पता है। यहाँ N1 तो पता था हमें कि N1 क्या था 1 जूल था, बट यहाँ पे लिखा ही नहीं कि 1 अर्ग है कि 2 अर्ग है कि 3 अर्ग है कि नहीं पता है, इसलिए हमने N2 की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हमें N2 ही निकालना है। यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन कन्वर्जन करते हैं वहाँ पे हमको N2 ही कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। सो इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं N2 इज इक्वल टू N1, जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ना N2 इज इक्वल टू N1। अब देखो यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया था M1 L1 T1 ABC, M2 L2 T2 ABC, ये लिख दिया था। अब ब्रैकेट क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ब्रैकेट वाइज अलग अलग करेंगे। जैसे M1
अपॉन m2 एक साथ है, पावर सेम है, तो ब्रैकेट लगा के पावर ऊपर लिख दिया। तो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे है m1 अपॉन m2 दोनों की पावर सेम है, दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो m1 अपॉन m2 दोनों की पावर सेम थी, इसकी पावर a, इसकी पावर a थी, तो ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर a कर दिया। उसके बाद L1 अपॉन L2 है, L1 अपॉन L2 कर दिया, दोनों की पावर b भी है, तो यहाँ पर ऊपर पावर b लगा दी। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी T1 अपॉन T2 कर दिया, दोनों की पावर c है, तो यहाँ पे टोटल c लगा दिया। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो आप इसको याद करने से अच्छा है आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला, ये पैटर्न, मतलब ये आपको पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है, ये तो हमको इतना चीज़ क्लियर हो गया यहाँ से, इतना करके लाना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो है n2 हमको निकालना है। n1 की वैल्यू पता है 1 थी, तो 1 लग दिया यहाँ पे, n1 की वैल्यू को 1 लग दिया। ये सब मल्टीप्लाई में है, n1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ, सब 1 2 3 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म एक दूसरे से सब मल्टीप्लाई में है, डोंट बी कन्फ्यूज। तो 1 मल्टीप्लाई, अब देखो m1 की वैल्यू क्या थी, 1 kg थी, 1 kg रख दिया। m2 की वैल्यू क्या थी, 1 ग्राम थी, 1 ग्राम लिख दिया। L1 की वैल्यू क्या थी, 1 मीटर थी, 1 मीटर रख दिया। L2 की वैल्यू क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर रख दिया। T1 की वैल्यू सेकंड थी, सेकंड रख दिया। T2 की वैल्यू भी सेकंड थी, सेकंड रख दिया। अब बात करते हैं कि जो हमारा ABC है ये क्या चीज़ है। तो ABC की अब मैं आपको इम्पोर्टेंस आता हूँ क्या होती है। अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू निकालते हैं ना, kg मीटर, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ये MKS फॉर्मेट है ना। तो यहाँ पे देखो ये मास वाला टर्म है, ये मास के लिए है, ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए है, ये लेंथ के लिए है, ये टाइम के MLT हो गया ना, ये हो गया। तो मास, अब देखो यहाँ kg की पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है, 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है, 2 है, सेकंड की पावर कितनी है, -2 है। तो MLT मतलब m की पावर 1, देखो m की पावर 1 रखें, मतलब a की जगह पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही l की पावर कितनी है, 2 है, तो पूरे ब्रैकेट में l की पावर 2, मतलब b की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही पूरे t की पावर क्या है, -2 है, तो पूरे t पे हमारे पास c की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि MKS फॉर्मेट में कन्वर्ट रखना ज़रूरी है। और जूल अगर रखते तो जूल में कोई पावर ही नहीं थी यहाँ पे, तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ABC की वैल्यू क्या है। डैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न ओनली कि हमारे पास इसको MKS में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमको यहाँ पे ABC की वैल्यू लेनी क्या है, ठीक है। ओके, बस अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। अब हमको कन्वर्ट करना था MKS टू CGS, तो ऊपर की वैल्यू को हमको अगर 1 kg है तो kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 को ले सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड का सेकंड, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएंगे, 1 मतलब 1/1 1 हो जाएगा आंसर। और 1 की पावर -2, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 हो या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी हो या फिर 1 की पावर 1 लाख हो, 2 लाख हो, -2 लाख हो, -3 लाख हो, -3 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई कट, इसकी वैल्यू कट पिट के 1 हो गई। तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों टर्म बचे यहाँ पे। देखो 1 मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्राम ग्राम कट जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा, ये हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगा, लेकिन इसकी होल पावर भी स्क्वायर लगी हुई है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 10 की पावर 4 बना देगा, ये 2 2 4, 10 की पावर 4 हो गया यहाँ पे। पर यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, इसे 3 हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या 3 2 6 हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए पावर भी देखनी पड़ेगी आपको। तो 2 2 4 हो गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। बेस सेम है, मतलब बेस कौन से हैं, 10 है, तो बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 7 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू हमारी n2 की वैल्यू निकल आई है। 10 की पावर 7 क्या है, n2 की वैल्यू निकल के आई है। और हमें निकालनी क्या थी, n2 वैल्यू निकालनी थी। देखो यहाँ पे n2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब जब n2 निकल गया हमारे पास, 10 की पावर 7 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n2 फॉर्मूला हमारे पास था n2 U2 था, ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या निकली, 10 की पावर 7, और U2 क्या था हमारे पास, U2 हमारे पास ये था, अर्ग था, तो ये हो गया अर्ग हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग हो गया, ठीक है। और n1 क्या था हमारे पास, n1 U1 में n1 हमारे पास था 1, और U1 क्या था हमारे पास
जूल था, दिखा ना यहाँ पे 1 जूल लिखा हुआ है, तो 1 जूल हो गया। तो क्या हो जाएगा, हमने दिखाया था फॉर्मूले में कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 दिखाया था, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ पे ये देखिए N1 U1 इज इक्वल टू N2U2 बताया था, ठीक है। तो ये हो गया, तो देखो क्या हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻7 तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ये प्रूफ कर दिया, मतलब कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ये वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन यहाँ पे हो गया। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आते हैं करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो इसको कन्वर्जन के लिए इसमें समझने के लिए कि पहली चीज़ ये है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम्स में एंड फॉर योर कंप्लीशन एग्ज़ाम्स दोनों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे आते हैं डायमेंशन से जो क्वेश्चन आएंगे वो होमोजेनिटी पे अक्सर बेस्ड रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है या क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली डैट फॉर्मूला इज़ करेक्ट, सिर्फ वही फॉर्मूला करेक्ट या सही होगा इन विच जिसमें डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ RHS, ठीक है। तो RHS और LHS दो ही टर्म होते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या होते थे F इज इक्वल टू MA है, तो ये तो LHS होगा एक RHS होगा, हर फॉर्मूले में ही होगा एक LHS एक RHS, ऐसा तो है नहीं कि किसी फॉर्मूले में दो तीन इक्वल टू लगे हुए हों, F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू A, ठीक है। तो एक ही इज इक्वल टू होगा, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड का जो भी टर्म्स लिखे होंगे उन सब का जो डायमेंशन होना चाहिए वो लेफ़्ट हैंड साइड लिखे हुए जितने टर्म हैं उनके इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है या हो रहा है देन वी कैन से डैट कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है और वो फॉर्मूला आपका करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म होंगे उनके डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द टर्म्स रिटन एट राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इसको हम क्वेश्चन की उस पर समझते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है T इज इक्वल टू 2π√/L/g, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक सेकंड फॉर्मूला हमने लिख दिया है इक्वेशन फर्स्ट मोशन का, V इज इक्वल टू U+AT ले लिया है। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो LHS में क्या है, T है, टाइम पीरियड है, और RHS में ये पूरा टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो LHS पे लिख दिया हमने टाइम T, तो टाइम T का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल T ब्रैकेट क्लोज T लिख दिया। अब आते हैं RHS पे, क्योंकि LHS में सिर्फ टाइम ही है ना, तो सिर्फ टाइम है इसलिए सिर्फ टाइम T हो गया। और अब आते हैं RHS पे, RHS पे क्या है हमारे पास 2π√/L/g ये पूरा है, तो लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 2π√/L/g। 2π जो है कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, मैंने इसको भी क्लियर किया आपको वीडियोज़ में। बट ये जो कांस्टेंट यहाँ पे 2π जैसे प्योर नंबर्स हो गए, पाई हो गया, है ना, इनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 2π का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ हटा देंगे, ठीक है। तो √/L, अब L क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L होता है, L लिख दिया। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब मैंने आपको बताया था डायमेंशन निकलवाना, तो मैंने G का डायमेंशन निकाल के दिखाया था, तो उस वीडियो में आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो G का डायमेंशन। तो G का डायमेंशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायमेंशन होता है LT-2 होता है, ठीक है। ये पे ऊपर इसके रूट लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे L कट जाएगा, T की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी नीचे -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो T की पावर +2 और रूट लगा ऊपर, ठीक है। रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 पावर और T की पावर ऑलरेडी 2 है। तो मैं समझा देता हूँ फिर से आपको, ये T की पावर 2, ठीक है, और इसकी ब्रैकेट क्लोज्ड, और रूट लगाओ, चाहे आप इसकी पावर 1/2 लिख दो, दोनों एक ही बात होती है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 × 2 पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो कितना बचेगा, सिर्फ T ही तो बचेगा। तो इसको सॉल्व करके सिर्फ T बचेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे LHS पे कितनी डायमेंशन आई T, RHS पे कितनी डायमेंशन आई T, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो गई यहाँ पे। तो एज वी सी LHS इज इक्वल टू RHS, तो गिवन रिलेशन इज करेक्ट। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और ऑब्वियसली ये फॉर्मूला सही है, बहुत फेमस फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का। तो इस तरह से हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करते हैं। अच्छा ये भी देख लेते हैं अब, V इज इक्वल टू U+AT जैसे है,
लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, v है, LHS इज इक्वल टू वी लिखा, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है, ठीक है। RHS पे क्या, अब RHS पे हमारे पास दो टर्म है, एक u भी है, एक AT भी है, तो हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। u का क्या है, LT-1 RHS में ही, और RHS में ही हमारे पास a इंटू टी भी, मतलब AT भी है, तो a इंटू टी का निकाल लेंगे, तो पहले a का क्या है, LT-2 एक्सेलरेशन है, और t का क्या है, टाइम पीरियड t हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, यहाँ -2 पावर है, यहाँ +1 पावर, तो LT-1 हो जाएगा, a इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। तो u का भी डायमेंशन LT-1 है, और AT का भी देखो डायमेंशन LT-1 है, मतलब कि यहाँ पे देखें तो u का LT-1 है, प्लस AT का भी डायमेंशन LT-1 है, LT-1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2LT -1 है, तो हो जाएगा 2 बार है ना, तो 2LT-1 हो जाएगा। और v का डायमेंशन क्या था, LHS पे LT-1, तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। देखो क्या हो गया, LHS की वैल्यू जो है वो RHS की वैल्यू के, हम भी सिर्फ डायमेंशन की बात करते हैं ना, LHS के डायमेंशन की बात और RHS के डायमेंशन की बात, इसलिए कांस्टेंट को हटा दिया यहाँ पे। तो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बिल्कुल देखो क्या है, इक्वल है कि नहीं, मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को यहाँ से करेक्टनेस उसकी हम चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये वैल्यू अलग आती सपोज़, ठीक है, अगर वैल्यू अलग आती तो डायमेंशनली ये इनकरेक्ट हो जाता। एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये भी होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो u है, u के साथ में माइनस या प्लस सिर्फ वही क्वांटिटी हो सकती है जिसका डायमेंशन सेम होगा, ये ट्रिक है। जैसे u, अब AT का क्या डायमेंशन आया है, LT- में, LT- किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का, मतलब कि a इंटू टी मिलकर क्या बनाता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ही वेलोसिटी देखो ऐड हुई है, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस या माइनस हमेशा सेम डायमेंशन वाले चीज़ें ही हो पाएंगी। किसी भी फॉर्मूले का आप उठा के देख लीजिएगा, प्लस या माइनस हमेशा सेम डायमेंशन की चीज़ों का हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मास में एक्सेलरेशन जोड़ दो, ठीक है, या एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जोड़ दो, या टाइम में फोर्स जोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट प्लस और माइनस में सिर्फ वही क्वांटिटीज़ प्लस और माइनस में सिर्फ वही क्वांटिटीज़ प्लस और माइनस होंगी जिनका डायमेंशन सेम होगा। अगर डायमेंशन नहीं सेम होगा तो वो प्लस नहीं कर सकते, ना होंगी ना आप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, हमारे पास ये है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे किसी फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं, मैं बताया आपको। तो ये आपका थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन का, ठीक है। तो यूजिंग POH मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और उससे पहले भी देखो हमने करेक्टनेस फॉर्मूले में भी यूज़ की थी। तो जो क्वेश्चन हमारे पास देखो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब। बॉब वो होता है ना, जैसे एक थ्रेड होती है, उसमें आपका छोटा सा एक बॉब लगा होता है, देखा होगा आपने, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, वो बॉब होता है, मास ऑफ बॉब। उसका बॉब का जो मास है वो m है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसमें वो बॉब बंधा होता है, वो हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम बोली जाती है। कुछ लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू, लेकिन वो लेंथ ऑफ पेंडुलम ही बोली जाती है, क्योंकि पेंडुलम के सेंटर तक ली जाती है लेंथ, सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ नहीं लेते हैं, पूरी पेंडुलम के सेंटर तक की लेंथ लेते हैं, इसलिए। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम में डिपेंड अपॉन, अब देखो T जो है वो डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी g। तो आपको ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किस किस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। तो कोई एक ही क्वांटिटी ऐसी होगी जो बहुत सारी क्वांटिटी से डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे T जो है एक सिंगल क्वांटिटी ऐसी है जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो आपको हर क्वेश्चन में यही मिलेगा, कोई एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो बहुत सारी क्वांटिटी से डिपेंड कर रहेगी। तो जो कोई एक क्वांटिटी होती है उसको हम इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो T यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, या कह सकते हैं डिपेंडेंसी का साइन होता है,
ये दिखाता है, डिपेंडेंस दिखाता है, डिपेंडेंस कैसी है, और मतलब डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। तो टी यहाँ लिख दिया LHS पे। अब किस पे से डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब, लिख दिया मास m, मास ऑफ बॉब के लिए हमने m यूज़ किया तो m लिख दिया, ठीक है। और फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम l, हमने l यूज़ कर दिया। एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, हमने g लिख दिया। और भी कोई टर्म होता हम उसमें लिखते चले जाते हैं ऐसे करके, कोई और भी टर्म पे डिपेंड करता है अगर ये, तो हम उसको भी इसी के साथ में लिखते हुए चले जाते हैं। अब क्या है यहाँ पे पावर्स लिखते चले जाओ, A B C, अगर कोई और होता तो उस पर D लिख देते, और कोई होता तो उसकी पावर E लिख देते। तो इस तरह से हम A B C D E हम पावर्स लिखते चले जाएंगे। तो A B C R डायमेंशंस होते हैं, अभी हम क्लियर कर देंगे अभी उसको भी। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हो गया, इसको प्रोपोर्शनल साइन भी बोलते हैं। तो T इज इक्वल टू K, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू और एक कॉन्स्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनल का जब कभी भी साइन हटेगा, कहीं भी किसी भी आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इज इक्वल टू का और के एक कांस्टेंट का कोई साइन वहाँ पे आ जाता है, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। बाकी आपका प्रोटन वही लिखा रहेगा, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, एज इट इज़ लिखना है आप। ओके, अब आते हैं तो t का डायमेंशन क्या होता है, t का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T होता है, t की पावर 1 लिखो चाहे t लिखो। बट हमने देखो यहाँ पे MLT फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और हमने को बताया था जब डायमेंशन पढ़ाया, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि आपको जो फॉर्मेट लिखना है डायमेंशंस का, तो हो सके तो, और ख़ास तौर से इस क्वेश्चन में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से MLT फॉर्मेट पूरा लिखिए। वैसे कहीं आपका सिर्फ T लिख देते डायमेंशन तो चल जाता, बट इस क्वेश्चन में आपको पूरा फॉर्मेट में लिखना है। भले m की पावर 0 हो, l की पावर 0 हो, लेकिन आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उसका यूज़ है, मैं दिखाता हूँ क्या यूज़ है। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ये हो गया टाइम का डायमेंशन MLT फॉर्मेट में। इज इक्वल टू, ठीक, ये k कांस्टेंट आया मैंने आपको, तो कांस्टेंट को कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो लीव छोड़ दीजिए उसको। अब आते हैं m पे। m क्या है, मास ऑफ द बॉब। तो मास के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल M यूज़ करते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, पावर इसकी a लगी, a लगा दी। लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल L यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, पावर b लगा दी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज़ करते हैं, LT-2, ब्रैकेट क्लोज किया, पावर c लगी, c लगा दी। इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, इसको एज इट इज़ ऐसे उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो m की पावर a, अब यहाँ पे कहीं और तो m है नहीं, कोई बात नहीं, तो m की पावर a लिख दिया। यहाँ पे l की पावर b है, और यहाँ पे भी l की पावर c बनेगी, क्योंकि ये जो c है वो l के ऊपर भी आएगा, और ये जो c है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे l की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, l की पावर b और l की पावर c। जब बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो l की पावर b प्लस c हो जाएगी, ठीक है। और भी अगर कोई और l होता, अगर उसकी पावर d होती तो प्लस d भी हो जाती वहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहीं और t तो है नहीं, सिर्फ ये सिंगल t है, तो t की पावर -2c हो जाएगा यहाँ पे। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे MLT फॉर्मेट में पूरा एक साथ लिख गया है यहाँ पे, ठीक है। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये करना है कि जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, इज इक्वल टू में रहती हैं। तो देखो यहाँ पे इधर भी m है, इधर भी m है, तो यहाँ पे m की पावर क्या है, 0 है, यहाँ पे m की पावर क्या है, a है, तो मतलब कि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल रहेंगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ऐसे ही l की देखो, l यहाँ भी l की पावर क्या है, b प्लस c है, यहाँ पे l की पावर क्या है, 0 है, तो मतलब b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड अब बचा t की पावर क्या है, यहाँ -2c है, यहाँ पे क्या है, t की पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 है, हो गया। हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी थी। जब तक हम a और b c की वैल्यू नहीं निकाल पाते तो हम यहाँ पुट क्या करते, जब तो यहाँ कुछ पुट नहीं करते तो हमारी वैल्यू कैसे, हम किसी फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर पाते। डैट्स वाई हमें यहाँ पे MLT फॉर्मेट में दोनों तरफ लिखना बहुत ही ज़रूरी था। अगर हम यहाँ पे सिर्फ t लिख देते तो हम m के पावर को कैसे मैच कर पाते, या l की पावर को कैसे मैच कर पाते, ठीक है। इसलिए बच्चों आप लोग फुल फॉर्मेट में लिखिएगा, MLT फॉर्मेट में, भले इसकी पावर 0 हो बट लिखिएगा ज़रूर वहाँ पे। अच्छा, आप देखो a की पावर 0 पता लग गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब इस c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो c की वैल्यू -1/2, यहाँ -1/2 रखेंगे तो b इज इक्वल टू +1/2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू
+1/2, सी की वैल्यू -1/2 और ए की वैल्यू 0। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ पावर जो हमें मिल गई यहाँ पे। अब इन ए बी सी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इस वाले में, सॉरी इस वाले में, t इज़ टू के जो लिया था m की पावर। देखो यहाँ पे t इज़ टू के m की पावर 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। l की पावर क्या है b की वैल्यू क्या है +1/2 हो गया। g की पावर क्या थी c है, c की वैल्यू क्या है यहाँ -1/2 हो गया। तो t इज़ टू के अब देखो m की पावर 0, जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 हो जाती है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, सॉरी 1 हो जाती है। वो तो 1 हो गई, मतलब m का काम ख़त्म हो गया। तो बचा हमारे पास क्या l की पावर +½ और g की पावर -½ तो +½ अपॉन -½ तो माइनस साइन लगाया, मतलब कि g की वैल्यू नीचे आ जाएगी l के। तो देखो l की पावर l अपॉन g की वैल्यू नीचे आ गई। तो इसको मैंने रूट पूरा लगा दी। रूट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, रूट का मतलब ये होता है हाफ, मतलब l की पावर भी हाफ थी, मतलब रूट l था, और g की पावर भी -½ थी, मतलब ये भी रूट में था। ठीक है, तो दोनों ही रूट में था, तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल होल रूट लगा दिया। अगर सिर्फ l की पावर हाफ होती तो सिर्फ l के ऊपर रूट लगता। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों की पावर हाफ है, मतलब दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में। अब ये रूट जो है ये +½ है, इसलिए l ऊपर है, ये -½ इसलिए g नीचे है। अगर ये भी हमारा जो है +½ होता तो क्या होता है, g भी ऊपर होता है। ठीक, क्लियर है ना, ये चीज़ है। तो देखो t इज़ इक्वल टू के √L/g। तो आप चाहो तो एग्ज़ाम्स में आप यहीं पे छोड़ सकते हो सॉल्व करके, या आगे आप दे देते हेयर k इज़ इक्वल टू 2π, सो t इज़ इक्वल टू 2π √L/g। तो आपका टाइम पीरियड यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये जो k इज़ इक्वल टू 2π है, ये आपको तभी पता लग पाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता लगेगी, तब आप एग्ज़ाम्स में पता कर पाओगे कि हाँ इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2π ये होती है। अदरवाइज़ आप नहीं पता कर पाओगे कि कांस्टेंट वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो आप चाहो तो जिसको नहीं पता है वो आप यहीं छोड़ सकते हो, और अगर जिसको पता रहेगा कि हाँ इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ये रहती है या ये होती है, एक्चुअली वो फॉर्मूले वाइज कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे अब इस फॉर्मूले में 2π ही लगेगा, 4π नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, तो जब आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे तब पता लगेगा कि हाँ इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट यूज़ होता है, इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट यूज़ होता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ से गेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप गेस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये रहा आपका आज का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन।